गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, कल विश्वविद्यालय ने बीए भाग तृतीय की परीक्षा का जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया है। छात्राओं को मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कल भेजा भी था। अगर किसी को टाइम टेबल को समझने में समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ छात्रों के फ़ोन भी आए थे, उनको समझा दिया गया है कि कौन सा पेपर कैसे होगा। विशेष बात यह है कि एक ही दिन फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर होंगे 1.5 घंटे के, यानी आपका जो समय होगा उसके अनुसार आपको आना है जहाँ भी आपका सेंटर है। 22 तारीख से आपके प्रवेश पत्र डाउनलोड होंगे और जैसे उदाहरण के लिए समाजशास्त्र का पेपर है तो प्रथम पेपर 1.5 घंटे का और द्वितीय 1.5 घंटे का, यानी 3 घंटे के अंदर आपको दोनों पेपर हल करने हैं। जितने भी प्रश्न है उसके 50% प्रश्नों को हल करना होगा। इस तरह की व्यवस्था विश्वविद्यालय ने की है और बाकी जो जो टाइम टेबल आप देखते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं अपने पूर्व व्याख्यान के बारे में जो मैंने आपसे कहा था कि मैक्स वेबर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास हमारी मैक्स वेबर से संबंधित है। आज हम इसमें अध्ययन करेंगे कि मैक्स वेबर ने अपने समाजशास्त्री कृतित्व में प्रमुख रूप से कौन सी ऐसी पुस्तकें लिखी हैं जिनको अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है या एकाडमिक परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके अलावा निर्वचन के आधार पर उन्होंने क्या उदाहरण दिए और कोशिश करेंगे कि सामाजिक क्रिया के संदर्भ में हम चर्चा कर पाए। सबसे पहले हम मैक्स वेबर के बारे में इतना समझ लें कि मैक्स वेबर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अकादमिक रूप से तार्किक विद्वान की श्रेणी में माना जाता है। इनकी 4 किताबें बहुत ज़्यादा फेमस हैं। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1904-5 में एक किताब जो आई, इसमें प्रोटेस्टेंट जो कि ईसाई संप्रदाय का एक बहुत बड़ा संगठन है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 होते हैं। तो प्रोटेस्टेंट ग्रुप के जो लोग हैं उनके अंदर धार्मिक आधार पर पूंजीवाद का जन्म कैसे हुआ इसकी व्याख्या इन्होंने की। द सिटी 1921 की जो पुस्तक है, इसके अंदर इन्होंने तार्किक विवेचनाओं को प्रस्तुत किया है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1927 की जो पुस्तक है, इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने सामाजिक क्रिया की अवधारणा की विशद व्याख्या की है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, यह पुस्तक धर्म के संदर्भ को समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में बताने का कार्य करती है। मैक्स वेबर का समाजशास्त्रीय योगदान के संदर्भ में जब चर्चा की जाती है तो मैक्स वेबर की विधि शास्त्र, आलोचना और दर्शन शास्त्र से संबंधित अध्ययनों को विशेष महत्व दिया जाता है। अध्ययन की इस विषय सामग्री में इतिहास, समाजशास्त्र और समाज विज्ञानों के साथ सरोकार है। ये अध्ययन ज्ञान विज्ञान तथा दर्शन शास्त्र की विषय सामग्री का अपने अंदर समावेश करते हैं। वास्तव में इन अध्ययनों का उपागम इतिहास में आदमी के दर्शन को ढूंढना है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो इस कोटि के अध्ययन में विज्ञान और मानव क्रिया के संबंधों को, ह्यूमन एक्शन के संदर्भ को देखा जाता है। ऐतिहासिक कृतियों के संदर्भ में यह अवश्य हमें मानना होगा कि मैक्स वेबर की जो प्रमुख 4 कृतियाँ हैं, फिर भी उनकी कुछ अन्य कृतियाँ हैं जो या तो अंग्रेजी में अनुदित नहीं हुई है या प्रकाशित है। इन कृतियों के अतिरिक्त वेबर ने अपने शिक्षण काल में विश्वविद्यालय में कुछ व्याख्यान दिए थे। ऐतिहासिक कृतियों में व्याख्यान, फुटकर, निबंध, फुटनोट के रूप में सम्मिलित हैं। इतिहास के क्षेत्र में उन्होंने प्राचीन संसार में प्रचलित कृषि क्षेत्र में होने वाले उत्पादन संबंधों का उल्लेख किया है। विश्वविद्यालय में दिए जाने वाली व्याख्यान की कड़ी में वे यूरोप के सामान्य आर्थिक इतिहास का उल्लेख करते हैं। उन्होंने जर्मनी या तत्कालीन यूरोप की आर्थिक समस्याओं का लेखा जोखा रखा है। धर्म के समाजशास्त्र से जुड़े हुए अध्ययन के संदर्भ में इनकी जो व्याख्या है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने धर्म के समाजशास्त्र का अध्ययन प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद के प्रारंभ से किया है। अपनी इस प्रसिद्ध कृति में
वेबर ने विश्व के जो प्रमुख 6 बड़े धर्म हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। यह अवश्य कि अपने जीवन काल में वो केवल 5 धर्मों का अध्ययन कर पाए। स्पष्ट एक धर्म उनसे छूट गया था। इस तुलनात्मक अध्ययन में उन्होंने धार्मिक संप्रदायों और दूसरी ओर आर्थिक दशाओं तथा सामाजिक स्थितियों के पारस्परिक संबंधों को देखा है। वेबर ने इकोनॉमी एंड सोसाइटी नाम की एक पुस्तक लिखी थी। यह इनकी अंतिम कृति भी मानी जाती है, जिनका प्रकाशन उनके मरणोपरांत हुआ। वे इस कृति पर काम कर रहे थे तब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और छठे धर्म का तुलनात्मक अध्ययन शेष था, और उस वक्त न्यूमोनिया के कारण उनकी मृत्यु हुई और ये अध्ययन शेष रहे। तो अक्सर पूछा जाता है कि मैक्स वेबर की जीवन की वो अंतिम कृति जिसे वो लगभग पूर्ण करके गए थे, तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी उसके अंदर आएगी। वेबर डिल्थे और रैकर्ट नाम के 2 विद्वान हैं, उनसे बहुत प्रभावित थे, और वेबर ने डिल्थे रैकर्ट की बहस में किसी एक विचारधारा को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। डिल्थे की विचारधारा से वे अर्थ तथा मूल्यों को समाजशास्त्र की बुनियादी विषय वस्तु के रूप में स्वीकार करते हैं। इसका मतलब हुआ समाजशास्त्र वह समाज का विज्ञान है जिसके अध्ययन के केंद्रीय बिंदु सामाजिक क्रिया में निहित अर्थ और मूल्य हैं। रिकार्ट यानी नवकांतिवादियों से उन्होंने आधार प्राप्त किया है कि विज्ञान तो विज्ञान होता है, चाहे वो मनोविज्ञान हो, चाहे सामाजिक हो या भौतिक प्रघटनाओं का अध्ययन क्यों न करता हो। रिकार्ट की तरह वे इतिहास को विज्ञान का विरोधी नहीं मानते। देखिए, रिकार्ट इतिहास को विज्ञान विरोधी मानते हैं, डिल्थे तत्व मीमांसा पर बल देते हैं। इस पूरी विवेचना में आपको ये समझना है कि अक्सर ये पूछा जाता है या हमको अध्ययन में लिखना चाहिए कि वेबर के जीवन पर किन 2 विद्वानों का विशेष प्रभाव पड़ा, तो डिल्थे और रैकर्ट इसमें आएगा। इन्होंने दोनों से कुछ न कुछ ग्रहण किया और मध्यम मार्ग अपनाया है, और ये इनके आधार पर ही अपनी आदर्श प्रारूप की अवधारणा को समझा पाए थे। मैक्स वेबर ने नौकरशाही की अवधारणा, आदर्श प्रारूप, सामाजिक क्रिया, पूंजीवाद की आत्मा, अर्थशास्त्र और समाज कुछ विशिष्ट अध्ययन किए हैं, और इन सबके अतिरिक्त उन्होंने एक अध्ययन की पद्धति को विकसित किया था जिसे वरेस्टेन की पद्धति कहते हैं। यह एक निर्वचनात्मक समझ के आधार पर प्रस्तुत की गई पद्धति है। इसमें सहानुभूति और सहानुभूति के मध्य तुलना करते हुए अध्ययन किया जाता है। वेबर ने एक मॉडल दिया था कि किसी भी व्यक्ति के दिमाग के 3 टुकड़े कर दिए जाएं। पहले टुकड़े में घटना प्रवेश करती है, दूसरे में विश्लेषण होता है, और तीसरे टुकड़े में जाकर व्यक्ति सहानुभूति और सहानुभूति के आधार पर निर्णय करता है। तो ये सारा जो थीम है वो डिल्थे और रैकर्ट से प्राप्त किया गया है। अब प्रश्न है, सामाजिक क्रिया जो इनका विशेष अध्ययन है उसकी परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो आनुभविक विश्लेषण में आदर्श प्रारूप एक महत्वपूर्ण अध्ययन विधि है, और सामाजिक क्रिया के आदर्श प्रारूप में वेबर, डिल्थे और रैकर्ट का समावेश करते हैं। सामाजिक क्रिया के संदर्भ में उनका कहना था कि हम सामाजिक क्रिया को किसी भी मानव अभिवृत्ति या गतिविधि को कहेंगे जिसके साथ कर्ता अपना व्यक्तिनिष्ठ अर्थ निहित करता है। देखिए, यहाँ ऐसा कोई भी व्यवहार या क्रिया जिसमें मानव के द्वारा संचालित की गई हो उसका व्यक्तिनिष्ठ अर्थ निकाला गया हो। एक स्थान पर वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करते हुए कहा, सामाजिक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसका व्यक्तिनिष्ठ अर्थ एक या अनेक कर्ता देते हैं। इसमें दूसरे लोगों की अभिवृत्तियां और क्रियाएं होती हैं जिन्हें अंतः क्रियाओं के रूप में देखा जा सकता है। इसके निष्कर्ष में वेबर कहते हैं, समाजशास्त्र अपने अंतिम अर्थ में एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समाज को विकसित करता है। ये निर्वचनात्मक समझ जो है उस समाज का लक्षण है जिसके माध्यम से क्रियाओं के बीच जो कार्य कारण विश्लेषण होता है उसे रखा जा सकता है। देखिए, आपको घटना किस रूप में घटित होते दिखाई दे रही है और उस घटना के घटित होने के पीछे कारण क्या है, दोनों में बहुत बड़ा विशिष्ट मूल्य है। एक व्यापारी
सुबह सुबह अपनी दुकान को साफ कर रहा था और अचानक पड़ोसी ने उस पर धारदार हथियार से वार कर दिया। प्रथम दृष्टया ये घटना कोई भी देखेगा तो लगेगा कि पड़ोसी इसमें अपराधी है और उसने धारदार हथियार से वार क्यों किया। लेकिन एक समाजशास्त्री जिस घटना का निर्वचन करेगा तो उसके मन मस्तिष्क में यह विचार आएगा कि भाई इसका कार्य कारण संबंध क्या है, इस घटना के घटित होने के पीछे क्या वजह रही होगी। जब इसका निर्वचन किया गया तो पता चला कि वो व्यापारी जो जल्दी आकर अपनी दुकान को साफ करता है, पानी से धोता है, उसका पड़ोसी रोजाना लेट आता है 8 बजे, जबकि उसका पड़ोसी 6 बजे दुकान साफ कर रहा है, अपनी खोल के बैठा है। अब 8 बजे आके जोर जोर से झाड़ू लगाता है, उसकी दुकान में गंदगी जा रही है। ये घटना का मूल कारण था जिसका उसने बड़ी विनम्रता से कई बार कहा भी, लेकिन उसने अपनी आदत में सुधार नहीं किया और एक दिन उसने गुस्से में आकर धारदार हथियार से वार कर दिया। तो इसके पीछे निर्वचन यह है कि वो उसकी उस आदत से काफ़ी महीनों से परेशान था। इस तरह किसी भी घटना के कार्य कारण संबंध को जानने की कोशिश की जाती है, उस पर बल दिया जाता है और ये बल देना ही कहीं ना कहीं निर्वचनात्मक समझ को विकसित करता है। वेबर के द्वारा दी गई सामाजिक क्रिया और उसकी परिभाषा को दिया गया जो अर्थ है ये निर्वचनात्मक ही है। वेबर ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा में निर्वचनात्मक समझ को प्रस्तुत किया है। आप समझ को जर्मन शब्दावली में वरिस्तेन कह सकते हैं। बड़े आग्रह के साथ वेबर कहता है कि यदि सामाजिक क्रियाओं में हमें कर्ता का व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्राप्त नहीं होता तो किसी भी अर्थ में समाजशास्त्रीय सिद्धांत का अंग नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि वेबर की रुचि कर्ता के उस व्यवहार से है जिसमें वह अपने स्वयं का अर्थ लगाता है। जिन अवधारणाओं के साथ वेबर अपना सरोकार बताते हैं वे सब आनुभाविक हैं। अपने कृतित्व काल के अंतिम वर्षों में वेबर ने यह भी कहा कि कर्ता के द्वारा दिया गया मूल्य अर्थ तार्किक या भावनात्मक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए क्रोध या हर्ष भी सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार टालकट पार्सन्स ने वेबर की सामाजिक क्रिया की अवधारणा की व्याख्या की है। उनका कहना है कि वेबर ने निर्वैयक्तिक प्रक्रियाओं को सामाजिक क्रिया से निकालकर भूल की है। किसी भी विज्ञान के लिए उसका संबंध सामाजिक क्रिया से निर्वैयक्तिक प्रक्रियाओं और वस्तुओं को सम्मिलित करना आवश्यक होता है, उससे जुड़ा हुआ है। यह आवश्यक है, सम्मिलित करने का निर्णय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि भाई निर्वचनात्मक समझ क्या होता है। इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग। मैक्स वेबर ने जिस तरह समाजशास्त्र और सामाजिक क्रिया को परिभाषित किया उसमें उनका केंद्रीय उद्देश्य प्रघटनाओं के बारे में समझ को पैदा करना है जिसकी प्रकृति निर्वचनात्मक इंटरप्रेटिव होती है। निर्वचनात्मक समझ एक प्रकार की सामाजिक क्रिया की एसेंस है, जान है। अपने आप में गतिविधि कुछ नहीं है, लेकिन गतिविधि की संपदा में जब कर्ता किसी एक अर्थ को निहित करता है तो सामाजिक क्रिया बन जाती है। मैक्स वेबर के द्वारा विकसित सामाजिक क्रिया की अवधारणा को इस सूत्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। सामाजिक क्रिया बराबर गतिविधि प्लस अर्थ, यानी आदमी कोई भी गतिविधि कर रहा है उसका क्या अर्थ निकाला गया है, अथवा सामाजिक क्रिया में से यदि हम अर्थ निकाल दें तो गतिविधि बचती है। लमसम में हम ये समझें सामाजिक क्रिया व्यक्ति के द्वारा किया गया ऐसा कोई भी व्यवहार जिसका एक निश्चित निर्वचनात्मक अर्थ निकाला गया है सामाजिक क्रिया की श्रेणी में आएगा। सामाजिक क्रिया के बारे में इसका निर्वचन, इसकी व्याख्या, इसका इंटरप्रिटेशन होना आवश्यक है। निर्वचन से हम अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। इस संबंध में हम भगवती चरण वर्मा, हिंदी के एक लब्ध प्रतिष्ठित कथाकार की कहानी के उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। कहानी बड़ी सरल है। द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। इधर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से परेशान था। कभी कभी तो ये पत्नी अपने पति की पिटाई भी कर देती थी। किसी ने सलाह दी कि पत्नियों की मार और प्रताड़ना से बचने के लिए उसे युद्ध में भर्ती हो जाना चाहिए। और देखिए, इस विचार से वो पति भर्ती भी हो गया। उन्हें मोर्चे पर तैनात कर दिया गया। एक दिन मोर्चे पर दुश्मनों ने गोलियों की बौछार कर दी। पत्नियों से परेशान होने वाले दो फौजी सर पर पांव रखकर बेताशा अपनी फौज के दूसरे मोर्चे की ओर दौड़े। उन्हें भागते हुए आते देखकर दूसरे मोर्चे ने अर्थ लगाया कि ये फौजी गोली गोली बोलते हुए संदेश देने आए थे कि दुश्मन की गोलियां उनके स्वयं के मोर्चे तक आ गई है। कहानी के इस भाग की गतिविधि का हम निर्वचन करें तो फौजियों के भागकर आने और गोली गोली बोलने की गतिविधि करते हैं कि यदि फौजियों ने
निहित उद्देश्य से देखें तो गोलियों के बोछार से भयभीत हो गए थे। यह व्यक्तिनिष्ठ विवेचन है। दूसरी ओर अपनी फौज की चौकी के फौजियों ने इसका निकाला कि वो जान हथेली पर रखकर दुश्मन की गोली की बौछारों की सूचना देने दौड़ते दौड़ते आए हैं। वास्तव में वे बांके थे और सिफारिश की गई थी उन्हें बहादुरी का रेड क्रॉस दिया जाए। अतः वेबर ने कर्ता की क्रिया की समझ और कर्ता के अर्थ मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए, ऐसा न करने वाली क्रिया के बारे में हमारी समझ भी विकृत हो सकती है। जो पत्नियों से भयभीत होने वाले थे बांके हो गए थे और रेड क्रॉस पारितोषिक के विजेता बन गए। सब मिलाकर सामाजिक क्रिया के बारे में हमें अपनी समझ निर्वचन द्वारा विकसित करनी चाहिए। इस कहानी के अंदर जब दुश्मन ने गोलियां डाली तो पत्नी द्वारा पीड़ित जो फौजी थे वो भागकर मोर्चे पे गए। दरअसल वो गोलियों से डरे हुए थे, लेकिन अन्य फौजी क्या समझ रहे हैं कि देखो जान हथेली पे रखकर ये हमें ये बताने आए हैं कि दुश्मन ने अटैक कर दिया, और उनको एक बेवजह उनका मंतव्य नहीं होने के बाद भी उनको रेड क्रॉस का अवार्ड दे दिया गया। तो यह इस घटना का मूल अर्थ अवार्ड मिलना नहीं है, बल्कि यह है कि वो वास्तव में डरपोक थे जो अपनी पत्नी से रोजाना पिटाई खाते थे और फौजियों की गोलियों से डरकर भागे और बाकी लोगों ने समझा कि वो हमें सूचना देने आए। तो घटना को हमें निर्वचन कर लेना चाहिए, इसके पीछे क्या अर्थ है इसको हमें समझना जरूरी है। कई बार सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ को वेबर ने एक अलग प्रकार के अध्ययन के रूप में, विषय के रूप में माना और इसे निर्वचनात्मक समाजशास्त्र का नाम भी दिया जा सकता है। निर्वचनात्मक समझ कार्यकरण के साथ जुड़ी होती है। वेबर का तर्क है कि मनुष्य की सामाजिक क्रिया को केवल प्राकृतिक विज्ञानों की विधि के द्वारा नहीं जाना जा सकता। प्राकृतिक प्रघटनाओं का विश्लेषण तो उनके प्राय संबंधों द्वारा ही किया जा सकता है। सामाजिक प्रघटना को सही समझ के लिए निर्वचनात्मक समझ को काम में लेना आवश्यक है। व्यक्तिनिष्ठ अर्थ का विश्लेषण वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रयोगों द्वारा होना चाहिए। जब मनुष्य की सामाजिक क्रिया का विश्लेषण व्यक्तिनिष्ठ और वैज्ञानिक प्रविधियों की जोड़ से किया जाता है तो यह निर्वचनात्मक समझ को आगे बढ़ाता है। सामाजिक क्रिया के प्रकार के बारे में टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन की जब बात आती है तो मैक्स वेबर से पहले विल्फ्रेडो पेरेटो ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा को सिद्धांतकरण में प्रयोग लिया था। उन्होंने इस समस्या को उठाया था कि समाजशास्त्र की परिभाषा किस प्रकार से दी जाए। इस संदर्भ में उन्होंने कहा समाजशास्त्र एक समाज विज्ञान है जो अतार्किक क्रियाओं का अध्ययन करता है। उनके अनुसार तार्किक क्रियाएं वे हैं जो विवेकपूर्ण ढंग से समझी जा सकती हो। तार्किक क्रिया की परिभाषा तर्कशास्त्र और गणित के नाम पर छोड़ देते हैं। अतार्किक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें व्यक्ति संवेग और भावनाओं के द्वारा काम करता है। इस तरह पेरेटो के अनुसार क्रिया के दो भाग हैं, तार्किक और अतार्किक। मैक्स वेबर ने क्रिया की अवधारणा को विस्तृत संदर्भ में रखा है। वो कहते हैं कि कोई भी क्रिया शून्य में नहीं होती। यदि सामाजिक पर्यावरण के संदर्भ में या अनिवार्य रूप से अन्य कर्ताओं और सामाजिक पर्यावरण के संदर्भ में होती है। वेबर ने सामाजिक क्रिया के जिन प्रकारों को दिया वे अनिवार्य रूप से उनकी आदर्श प्रारूप के अंग मात्र हैं। इन्हें हम यहाँ इस रूप में समझ सकते हैं। अब इसको चार भागों में जो सामाजिक क्रिया की व्याख्या की उसको हम तार्किक अतार्किक के आधार पर देखेंगे। मैं अगली क्लास में चार क्रियाओं के स्वरूप और उसकी प्रक्रियाओं के बारे में बताऊंगा। आज आप इतना समझे होंगे कि निर्वचनात्मक समझ के माध्यम से ही हम किसी सामाजिक क्रिया को समझ सकते हैं। विल्फ्रेड पेरेटो ने तार्किक क्रिया के बारे में, अतार्किक क्रिया के बारे में बताया है और मैक्स वेबर ने कहीं न कहीं सिद्धांतिक गणित की प्रक्रियाओं को ग्रहण किया। कल वाली क्लास में मैं सामाजिक क्रिया का जो संदर्भ है उसकी चर्चा करूंगा। धन्यवाद।